आयला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम। आज हम चर्चा करेंगे आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में परिभाषित की गई है। आज हम देखेंगे कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, आपराधिक षड्यंत्र और के लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में क्या अंतर है, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए प्रमुख केसेस के बारे में भी हम जानेंगे। मित्रों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने आयला टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम आपराधिक षड्यंत्र की बात करते हैं। धारा 120 ए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने या करवाने को सहमत होते हैं तो उसे कहा जाता है आपराधिक षड्यंत्र। जब दो व्यक्ति हैं, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति नहीं, एक से अधिक व्यक्ति, चाहे वो दो हों या दो से ज़्यादा हों। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य या फिर कोई वैध कार्य है लेकिन अवैध तरीकों से या तो करते हैं या करवाने को सहमत हो जाते हैं तो वो कहलाता है आपराधिक षड्यंत्र। मात्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आशय द्वारा षड्यंत्र का अपराध गठित नहीं होता, अपितु इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई अवैध कार्य या अवैध साधनों द्वारा वैध कार्य करने की सहमति होनी चाहिए। यानी अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और उन्होंने केवल आशय उनका है कि कोई आपराधिक षड्यंत्र कारित करेंगे तो ये आशय केवल उनका जो है वो अपराध नहीं हो जाता। उनको उस कार्य को करने के लिए आपस में सहमत होना ज़रूरी है। एक व्यक्ति अगर अपने घर पे किसी का नुकसान करने की सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने घर पर किसी का नुकसान करने की सोच रहा है, आशय दोनों का क्या है, किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, लेकिन अलग अलग सोच रहे हैं। अब तो ये आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब दोनों एक साथ होकर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्य करने की, अपराध करने के लिए आपस में सहमत होंगे तभी होगा। परंतु यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ऐसे अवैध कार्य को जो अपराध नहीं है करने की सहमति होती है तो इसे भी आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी सहमति के अनुसरण में कोई प्रकट कार्य किया गया हो। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि अवैध कार्य जो है वो ज़रूरी था करना या उसके अंतर्गत जो उसकी सहमति है उस सहमति में दोनों के उद्देश्य जो हैं वो एक ही हों या उद्देश्य जो हैं वो अलग अलग हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बस दोनों किसी एक अवैध कार्य को करने के लिए सहमत हुए थे, ये ज़रूरी है। अब आवश्यक तत्व इसके देख लेते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता जिन पर षड्यंत्र करने का आरोप है। समझौता कौन सा होगा दोनों के बीच में? कोई अवैध कार्य को करने का, दूसरा या कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए किया जाए। यानी पहला आवश्यक तत्व क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए जिन पर षड्यंत्र करने का आरोप है। और समझौता क्या है? तो वही है अवैध कार्य या वैध कार्य है लेकिन अवैध साधनों से करना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। षड्यंत्र में कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए जहां दो या अधिक नामित व्यक्ति षड्यंत्र के लिए आरोपित किए गए हैं तथा उनमें से एक को छोड़कर शेष सब
लोग दोष मुक्त कर दिए गए हैं, वहाँ पर बचे हुए एक अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के अधीन दोष सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं से ही षड्यंत्र नहीं कर सकता। यानी सीधा सा यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना है तो एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, तभी धारा 120 ए जो है वो लगाई जाएगी। मान लेते हैं कि 4 या 5 या 6 लोगों को पकड़ा है किसी मामले में, लेकिन न्यायालय ने किसी आधार पर लगभग सारे लोगों को छोड़ दिया, केवल एक व्यक्ति ही बचा है, तो उस एक व्यक्ति के ऊपर भी अब आपराधिक षड्यंत्र की धारा नहीं लगेगी, क्योंकि वो सिंगल बचा है। और ये धारा कब लगती है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। षड्यंत्र का अपराध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के आशय तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध साधनों से और अवैध कार्य के करार पर निर्भर होता है। आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित एक मामला भी देख लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम BC शुक्ल। इसके बाद में ये कहा गया कि जहां अभियोजन ये सिद्ध करने में असफल रहा कि 2 अभियुक्तों में से एक आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार था, वहां आपराधिक षड्यंत्र का आरोप दूसरे के विरुद्ध नहीं बनता, क्योंकि षड्यंत्र में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। तो इस केस में ये बात कही गई थी कि अगर 2 आरोपी हैं, 2 लोगों को पकड़ा है और एक के साथ ये कहा जा रहा है कि ये आपराधिक षड्यंत्र का भागीदार था और दूसरे को कहा कि ये आपराधिक षड्यंत्र का भागीदार नहीं है, इसको आशय नहीं पता था, ये उसका भागीदार नहीं है, तो फिर आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन में वो नहीं आएगा। उसने जो अपराध कारित किया उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन 120 ए के अंतर्गत उसको दंडित नहीं किया जाएगा। सेकंड केस देखते हैं, सुशील सूरी बनाम CBI। इस वाद में ये अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक षड्यंत्र का आवश्यक तत्व अपराध कारित करने का करार है। अभियुक्तों के मध्य अपराध को करने का मात्र षड्यंत्र का प्रमाण ही भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अंतर्गत दोष सिद्धि हेतु काफ़ी है। अभियुक्त या उनमें से किसी के द्वारा किसी ब्रह्म कृत्य के किए जाने की प्रकरण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। अवैध कार्य किसे कहते हैं? हमने पूरी डेफिनेशन में पढ़ा है कि अवैध कार्य या फिर वैध कार्य, लेकिन अवैध साधनों के द्वारा। तो अवैध कार्य को समझ लेते हैं कि क्या होता है। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को गठित करने के लिए समझौता, निश्चयता, विधि विरुद्ध अथवा विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करने के लिए होना चाहिए। अवैध कार्य उस कार्य को कहते हैं जो हमें विधि करने से मना करती है। विधि ने हमें किसी कार्य करने से मना किया है, लेकिन अगर हम फिर भी उस कार्य को करते हैं तो वो हमारा कहलाता है विधि विरुद्ध कार्य, और ऐसा कार्य कहलाता है अवैध कार्य। अब अवैध साधनों द्वारा देख लेते हैं। किसी कार्य को भले ही वह वैध हो, अवैध साधनों द्वारा करने की सहमति षड्यंत्र गठित करती है। कार्य का अंत साधनों को न्यायोचित नहीं ठहराता। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, प्रतिद्वंद्वी व्यापारी को मात देना अवैध कार्य नहीं है। एक व्यापारी है और उसके पास में एक और दूसरा व्यापारी है और दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलता है। इस कंपटीशन में दूसरे व्यापारी को हराना ये अवैध कार्य नहीं है, परंतु सस्ती वस्तुओं के विक्रेता को नष्ट करने के लिए एकीकृत होकर एक दिवालिया क्रेता को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन देकर विक्रेता को हानि पहुंचाना, ये अवैध कार्य ज़रूर कहलाता है। आप क्या कर रहे हो?
आप एक व्यापारी को मात देना चाह रहे हो जो कि आपका कंपटीशन में है, पर आप क्या करो, दूसरा तरीका अपना रहे हो, ऐसा तरीका अपना रहे हो जो अवैध नहीं है। कार्य आपका सही है, पर उसके लिए जो आप साधन अपना रहे हो वो अवैध है। षड्यंत्र का सबूत कौन देगा? आपराधिक षड्यंत्र हेतु ये आवश्यक नहीं है कि किए गए अभिकथित समझौते का प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए, क्योंकि ऐसा साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष साक्ष्य की गवाह की ज़रूरत नहीं होती है। एक और केस देखते हैं, हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम CBI। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में ये अभिनिर्धारित किया था कि षड्यंत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के दायरे में लाने के लिए ये सिद्ध करना आवश्यक है कि पक्षकार के बीच विधि विरुद्ध कार्य करने का करार हुआ था। तथापि प्रत्यक्ष साक्ष्य से षड्यंत्र को सिद्ध करना कठिन है, तो भी ये सिद्ध तो करना पड़ेगा कि अवैध कार्य हुआ था। सेकंड केस देखते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद बनाम नारायण राव। इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी कार्य का करार आपराधिक षड्यंत्र का मूल तत्व है। आपराधिक षड्यंत्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना यथाकथा उपलब्ध होता है। ये घटना के पहले या घटना के बाद की परिस्थितियों के आधार पर सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध जो है वो परिस्थितियों से ये स्पष्ट दर्शाना चाहिए कि वे एक करार के कारण ये अपराध जो है कारित किया गया था। अब इसमें जो स्पेशल नोट है वो ये है कि आपराधिक षड्यंत्र का आधार जो है वो करार में निहित होता है, लेकिन एक अवयस्क किसी प्रकार के षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए जब एक अवयस्क के साथ कोई करार करके आपराधिक षड्यंत्र गठित करता है तो वहाँ पर करार शून्य होने के कारण वह व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी नहीं होता है, लेकिन वह धारा 107 के अधीन एक अवयस्क के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दायी ज़रूर होता है, जिम्मेदार ज़रूर होता है। तो आपराधिक षड्यंत्र के दायरे से अवयस्क को बाहर रखा गया है। धारा 100B के बारे में हम बात करते हैं, जो हमने अभी धारा 100BA में कई बार पढ़ा है। 100BB ये आपराधिक षड्यंत्र के दंड से संबंधित है। उपधारा 1 इसकी कहती है कि जो कोई 2 वर्ष से अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, सम्मिलित होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। उपधारा 2 देखते हैं, जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, सम्मिलित होगा, तो वो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में अंतर की। धारा 120A आपराधिक षड्यंत्र की एक विस्तृत परिभाषा देता है, प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत वह समस्त कार्य सम्मिलित है जो धारा 107 के अंतर्गत षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण के समान होते हैं। और इसी कारण जहाँ कोई आपराधिक षड्यंत्र धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के समतुल्य होता है, वहाँ धारा 120A या 120B की सहायता जो है वो ली जाती है। धारा 107 के अंतर्गत अगर कोई अपराध गठित होता है तो गठित होने के लिए कोई कार्य अथवा अवैध लोभ षड्यंत्र के अनुसरण में होना चाहिए, और वहीं धारा 120A में केवल सहमति ही पर्याप्त होती है यदि वो किसी अपराध के करने के संबंध में है। जहाँ तक षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का संबंध है,
तो दुष्प्रेरक जो है वो धारा 108 से लेकर 117 तक में वर्णित विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत दंडनीय होगा। वहीं धारा 120A में वर्णित आपराधिक षड्यंत्र का अपराध धारा 120B के अंतर्गत दंडनीय होता है। तो मित्रों, आज की वीडियो जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसमें हमने आपको आपराधिक षड्यंत्र किसे कहते हैं, आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व, इससे संबंधित प्रमुख वाद और साथ ही साथ दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र में क्या अंतर है उसके विषय में बताया है, और आपराधिक षड्यंत्र में दंड का क्या प्रावधान है वो सब भी हमने आपको बताया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।